Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9, that is final account of proprietary concern. So let us move towards a quick revision what we have done in the last lecture. Final account of proprietary concern. This was the name of chapter. First of all, we have learned regarding proprietary concern. Proprietary concern is what? Sole trading concern, है ना? जो भी sole trading concern होता है वो अपना फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करता है, क्यों प्रिपेयर करता है, उसके बारे में हमने देखा. Preparation of final account means to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to account one statement. ये हमें बनाना होता है. Preparation of final accounts is the last step. Is the last step of accounting. क्यों ऐसा बोला last step? Because हमने देखा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन से. ट्रांजैक्शन से कन्वर्ट होता है. ट्रांजैक्शन से कन्वर्ट होता है कहां पर? जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक से हम उसे कन्वर्ट करते हैं कहां पर? ट्रांसफर करते हैं लेजर में. लेजर होने के बाद बैलेंसेस डिराइव किए जाते हैं और उन लेजर का जो बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने पर हमें टोटल डेबिट बैलेंसेस ऑफ लेजर मिलते हैं और टोटल क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर मिलते हैं. ईयर एंड होने पर कुछ एडजस्टमेंट या कोई ऐसी चीजें जो हमें ईयर एंड होने पर पता चली हैं, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के फिर लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट. इसके लिए इसका नाम भी फाइनल अकाउंट है. फाइनल मतलब विच इज डन एट द लास्ट. ठीक है. द वेरियस स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलोज. अब क्या क्या इसमें है देखो. पहले जैसा हमने देखा, वी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट के साथ में फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. एवरी बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ बिजनेस. राइट है. कोई भी बिजनेसमैन होता है, चाहे वो छोटा हो, मिड लेवल का हो या जायंट लेवल का हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है ना. छोटा सा कोई रेडी क्यों ना चलाता हो या पान का धंधा क्यों ना लगाता हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी हो, हर एक को क्या जानना है? उसका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है. Therefore, businessman prepares the final account at the end of each financial year. Financial year starts from 1st April और end कब होता है? 31st March. तो 31st March जब end होता है तो हम पूरे साल का जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसका एक समरी क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट और हम डिराइव करते हैं वेदर वी आर इन प्रॉफिट और लॉस. As per Income Tax Act, financial year ends on 31st March every year. ठीक है. क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है 1 अप्रैल से नया बजट लागू होता है और हर एक कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बजट के हिसाब से अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने का मौका मिलता है. इसलिए ज्यादातर हर एक बिजनेस कंसर्न 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही अपना फाइनेंशियल ईयर रखता है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये कंपलसरी भी है. ठीक है. प्रिपरेशन कैसे करें? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर द बेस ऑफ फाइनल अकाउंट. आप फाइनल अकाउंट का प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हो, आपके सामने एडजस्टमेंट्स दिए हो. एज वी नो, a list of debt and credit balances of all ledger account is called as trial balance. This trial balance is prepared before preparing the final account. Final account prepare करने के बाद final account का prepare होना
ट्रायल बैलेंस का प्रिपेयर होना जरूरी है। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्यों बनाया जाना चाहिए फाइनल अकाउंट? तो सबसे पहला यहाँ पर आंसर है टू असरटेन ग्रोस प्रॉफिट, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस लॉस कितना हुआ है बिजनेस में, ये पता करने के लिए जरूरी है। अच्छा, क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस? तो जो भी हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परचेसेस, इससे रिलेटेड जो भी इनकम हुआ उससे आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके अंदर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को कंसीडर नहीं करते। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है। नंबर 2, टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं, और जब उसको फिर क्लोज किया जाता है तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। To know the financial position of the business, that is assets and liabilities of the business on a particular date. फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर ऑन 31 मार्च हमें ये पता होना चाहिए कि आज की तारीख में मेरे बिजनेस का असेट का वैल्यू कितना है और लायबिलिटीज का वैल्यू कितना है। इसे हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। टू प्रिपेयर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर प्लान। अब इसके ऊपर बेस्ड होगा कि हमें फ्यूचर प्लानिंग के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, या ऐसे बहुत सारे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट होते हैं, असेट एंड लायबिलिटीज के स्टेटमेंट होते हैं। उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो कब बनेगा? जब आपका फाइनल अकाउंट रेडी है। To know the amount receivable and amount payable by the business at the end of the year, किससे कितना लेना बाकी है, that means debtor, और किसको कितना देना बाकी है, that means creditor, ये हमें पता होता है। अगर आपके पास फाइनल अकाउंट रेडी है तो डेटर क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। टू नो द रिसोर्सेस ऑफ फंड्स, फंड्स के क्या सोर्सेस है ना, कहां से पैसा आ रहा है, आपने कितना कैपिटल लगाया, आपने कितना लोन लिया हुआ है, ये सोर्सेस पता लगते हैं। और हमने कहां पर उसको इंप्लीमेंट किया है, अप्लाई किया है, ये भी पता चलता है। टू फाइंड आउट वेरियस अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो मतलब हम प्रपोर्शन देखते हैं कि हमारा टोटल जो सोर्सेस आया हुआ है उसका कितना प्रतिशत हमने फिक्स्ड एसेट में लगाया है, कितना प्रतिशत हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया है, हमने लोगों के या हमारे एम्प्लॉय के वेजेस के लिए कितना रखा, सैलरी के लिए कितना रखा, टूल्स के लिए कितना रखा है, स्टेशनरी के लिए कितना रखा हुआ है। तो इसका जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर है ये हमें इसमें पता चलता है। To provide necessary documents to bank for loan purposes. तो जो भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला भी आपसे डिमांड करेगा आप अपना फाइनल अकाउंट सबमिट कीजिए, तो ये भी एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इन द केस ऑफ एडमिशन। जब भी कभी आपको एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, है ना, पार्टनरशिप फर्म में जाना होता है, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, या हमें पूरे फर्म को बंद करना है, ऐसे केस में भी फाइनल अकाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। टू कैलकुलेट इनकम टैक्स एट द एंड। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये नेसेसरी है प्रिपेयर करना फॉर ऑल दिस 10 रीजन। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। जब भी हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की तो हमें ध्यान रखना है रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में यही आप रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सो डायरेक्ट एक्सपेंस उसके डेबिट में आप रिकॉर्ड करोगे,
तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो आप प्रोडक्शन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, परचेसेस के ऊपर स्पेंड करते हो। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल परचेस किया, वेजेस पे किया गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फैक्ट्री में कोल, गैस, फ्यूल चाहिए, उसके लिए आपने स्पेंड किया। रॉ मटेरियल को आपको फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ फैक्ट्री लेकर के आना है, तो जो कैरियज इनवर्ड आपने लगाया, फ्रेट लगाया हुआ है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। और जो आप सेल करते हैं वो आपका डायरेक्ट इनकम है, तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। और एट द एंड इसको टोटल करने पर, क्लोज करने पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ आइटम्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, उसमें से सबसे पहला था डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। परचेसेस आपको लिखना है और परचेस में से आप लेस कर देंगे परचेस रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद वेजेस, ये आप लिखेंगे। क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम में सबसे पहला आइटम आता है सेल्स। उसमें से आप रिटर्न जो किया है, जो आपके कस्टमर ने पहले परचेस किया था बट बाद में रिटर्न कर दिया, आपके पास सामान वापस आ गया, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, है ना। तो सेल्स में से उसे लेस करना पड़ेगा। फिर है बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट। अगर कोई गुड्स का नुकसान हो गया या गुड्स पार्टनर ले गया या कोई ओनर ले गया, तो उसे आप क्रेडिट करते हैं। वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है। फ्रेट है, कैरियज इनवर्ड है। ऑक्ट्रॉय है। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आप पे करते हैं, है ना, या आप सिंपल भाषा में उसे टोल कह सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मुंबई में एंटर होते समय थाना में, थाना और मुंबई बॉर्डर जो है, मुलुंड साइड का एरिया, वहां पर टोल नाका है ना, तो वो ऑक्ट्रॉय है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ये सारी चीजें इंपोर्ट से रिलेटेड है। तो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस पे करते हैं, गुड्स जब आता है हमारे पास, हमारी कंट्री में, है ना, तो डॉक चार्जेस पे करना होता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। इसके बाद वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क का मतलब यहाँ पर हो जाता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैनेजर की जो सैलरी है वो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। क्रेडिट साइड में देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, जिसे ओपनिंग स्टॉक हमने डेबिट में लिखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी बचा है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अब ग्रॉस लॉस जो यहाँ पर दिया हुआ है वो तो हम टोटल लेंगे और अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसे केस में ग्रॉस लॉस आएगा। डेबिट साइड में और क्या क्या आइटम आ सकते हैं? कोल, गैस, फ्यूल, पावर, रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब हम प्रोडक्शन के ऊपर जो पर्टिकुलर इनिशिएटर है या राइटर है या ऑथर है, जिसने ये अथॉरिटी दी है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सके, उसे हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो रॉयल्टी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फैक्ट्री का रेंट देना है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर होने दो, वेदर इट इज फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री इंश्योरेंस। मोटिव पावर, मोटिव पावर का मतलब जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसे हम मोटिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिव पावर। ठीक है। इसके अलावा हीटिंग है, लाइटिंग है, ये चीजें भी उसमें आ जाती है। तो सारे जो एक्सपेंडिचर हमने देखे, इट इज ऑल रिलेटेड टू फैक्ट्री। ओके। अब ये सारी चीजें हम एक एक करके देख चुके हैं।
लास्ट लेक्चर में काफी डिस्कशन हो चुका था इन पॉइंट्स के ऊपर, और अब हम चलते हैं एक स्मॉल से क्वेश्चन के ऊपर जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हमारे जो भी पर्टिकुलर डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 275 पर हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 1, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता क्या है? इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है इस इंफॉर्मेशन से। तो ये है क्या? ये है ट्रायल बैलेंस। क्या है ये? ट्रायल बैलेंस। बट ये पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसे हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट। क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्यों ऐसा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होता है, ये टैली नहीं हुआ है, और इसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के ही ज्यादातर आइटम दिए गए हैं, बाकी आइटम्स नहीं दिए गए। ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है। तो अब जब हमने सारे आइटम्स देख लिए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर्मेट में किस तरीके से आप आइटम्स को शिफ्ट करते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, पहला दिया हुआ यहाँ पर वेजेस। तो वेजेस कहां पर जाएगा? तो आप अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। इस तरीके से आपको मार्किंग कर देनी है। सिमिलरली रॉयल्टीज भी कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? तो ये लेस होगा सेल से। आप इसे लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल्स। ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट एक्सपेंडिचर है, हमने पे किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। स्टॉक दिया, अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें 31 मार्च का इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोला था, और ये भी क्या दे रहा है? 31 मार्च। लेकिन इस स्टॉक को हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर का ये स्टॉक लिया गया है, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है। सिमिलरली यहां पर आप देखिए 1 अप्रैल 2018, व्हाट डज इट मीन? इट इज ओपनिंग स्टॉक। विच स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके हर एक आइटम को हमको पहले मार्क कर देना है कि कहां कहां हमें उसे लिखना है। सेल्स है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनकम है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस लिख सकते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। और फ्रेट, फ्रेट मतलब कैरियज हो गया। ठीक है, तो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी कि कौन से आइटम को कहां पर लेकर के जाना है। अब ये चीजें तो हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो गई थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी। बट जब हमें पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया होगा, तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा, बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ है हमें। सोल्यूशन में देखेंगे, तो सबसे पहले एक एक करके मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दूंगा, सो दैट आपको पूरा पिक्चर एक साथ दिखाई दे। ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया, तो आप देखिए यहां से हमने उठाया ओपनिंग स्टॉक, और हेडिंग दिया है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ऐसे आपको हेडिंग देना है, डेबिट साइड मेंशन करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, इस तरीके का आपको कॉलम प्रिपेयर करना है। फिर आप ये ओपनिंग स्टॉक पहले लिखेंगे आउटर कॉलम में। क्यों आउटर कॉलम में लिखेंगे? क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
हमारा जो ये कॉलम है, आउटर कॉलम इसे कहते हैं, ये हमारा फेयर कॉलम है और इसे हम रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, कोई एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसका जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में आता है। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी ऐसे ही है, ये रफ कॉलम है कैलकुलेशन पार्ट के लिए और ये फेयर कॉलम है फाइनल अमाउंट के लिए। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद बात आ जाती है परचेसेस की। किसकी बात आती है? परचेसेस। परचेसेस जो है वो 1,90,000 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ इनर कॉलम में लिखा क्योंकि रिटर्न्स हमें उसमें से माइनस करने होते हैं। तो उसी के नीचे देखिए परचेस रिटर्न लिखा था 6,400, तो वो हमने माइनस कर दिया और आउटर कॉलम में फिगर आ गया 1,83,600 का। ठीक है, इतना ही सिंपल है। फिर वेजेस हमने यहाँ से लिया और वेजेस लिखा। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सेग्रीगेट किया था डेबिट में क्या क्या आइटम्स थे उन सबको डेबिट में लिख दो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर रॉयल्टीज दिया हुआ है, ठीक है, रॉयल्टीज दिया हुआ है तो आपने डेबिट में लिख दिया यहाँ पर। फिर आपको नेक्स्ट डेबिट का आइटम दिया फैक्ट्री रेंट, तो आपने लिख दिया फैक्ट्री रेंट। इसके बाद देखिए डेबिट का आइटम यहाँ पर है, परचेस हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मोटिव पावर, ये तीनों आइटम है ना, ये तीनों आइटम आप यहाँ पर डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मोटिव पावर एंड फ्रेड, ये तीनों आइटम आपने मेंशन कर दिए। अब एक एक करके क्रेडिट साइड के आइटम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम आप देखेंगे सेल्स दिया हुआ है, हमें सेल्स सबसे पहले मेंशन करना है। ठीक है, तो 3,80,000 आपने यहाँ पर मेंशन किया और उसके बाद उसमें से जो सेल्स रिटर्न था वो आपने 24,000 मेंशन किया और माइनस करके उसे आउटर कॉलम में 3,56,000 दिखा दिया। अब और क्रेडिट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय संगीता, है ना, तो ये क्या है, ड्राइंग, तो आपने ड्राइंग मेंशन कर दिया 16,000 आउटर कॉलम। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अमाउंट है 36,000 का, तो ये भी आपने मेंशन कर दिया 36,000। डन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टोटल लेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, दैट इज 4,08,000, तो आपने उसको दोनों साइड में लिखा 4,08,000। और जितना भी, जैसे हम लेजर में करते थे, है ना, जितना भी ये एक्सपेंसेस है आप इसको माइनस कर देंगे और माइनस करने पे फिर जो बैलेंस बचता है दिस वन, इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल था, सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस लिया, ट्रायल बैलेंस को मार्क किया कि कौन सा आइटम कहां पर जाएगा और उसे ट्रांसफर करके लास्ट में लेजर के जैसे टोटल ले लिया। So now moving towards our next particular topic, that is profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये अलग कैसे है, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू हम कहां शिफ्ट करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट अगर कोई इनडायरेक्ट आइटम आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो रॉ मटेरियल के परचेस से रिलेटेड नहीं है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसे हम इनडायरेक्ट इन नेचर कहते हैं। दैट मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर और इनकम जो ऑफिस से रिलेटेड है, जो सेल्स से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम टोटल लेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा। ठीक है,
तो कुछ एक्सपेंडिचर जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होते हैं जो ऑफिस में यूज होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो अभी तो टेलीग्राम नहीं होता, बट पोस्ट ऑफिस के सारे हमारे जो रिलेटेड वर्क हैं पोस्ट ऑफिस में, जो हमें कोई लेटर सेंड करना है, पोस्ट का टिकट परचेस करना है ना, पहले एक टेलीग्राम करके एक फैसिलिटी होती थी पहले के जमाने में, जिसे हम हिंदी में तार कहते हैं। कहीं पर इमीडिएट मैसेज पहुंचाना होता था तो टेलीग्राम के थ्रू हम चिट्ठी भेजते थे, तो इलेक्ट्रॉनिकली उस मैसेज को टाइप किया जाता था, ठीक है ना। यहाँ से उसको एक कोड करके टाइप किया जाता था इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि उस समय पर कंप्यूटर, सेलफोन, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो एक तरीका होता था पॉइंटर सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिकली हम यहाँ पर टैप करते थे और उसका काउंटिंग वहां पर करके उसे जज किया जाता था कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो उसमें ये बहुत कॉस्टली होता था, एक एक वर्ड के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था। से अबाउट एक सेंटेंस आपने लिखा तो आपको ऑल इन अराउंड 20-30 रुपीज देना पड़ता था, आज से 30-40 साल पहले, जो कि 400-500 रुपीज के बराबर होता है। तो अभी तो टेलीग्राम बंद हो गया, बट हम लोग कंसीडर करते हैं इसको, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर है टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल चार्जेस, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। लीगल चार्जेस क्या होता है कि कहीं कुछ लॉ से रिलेटेड केस हो गया, हमारे डेटर या क्रेडिटर के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, हमने कोर्ट में केस किया है, लीगल चार्जेस लगे, या कहीं पर कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाना है तो लॉयर को हमने फीस वगैरह पे की है ना, तो ये लीगल चार्जेस में आ गया। नेक्स्ट, ऑडिट फीस। व्हाट इज ऑडिट फीस? बुक्स को चेकिंग कराने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, उसे ऑडिट करवाते हैं, तो उसे ऑडिट फीस हमें पे करना पड़ता है। बैंक चार्जेस, जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है ना, फाइनेंस से रिलेटेड चार्जेस हमें पे करने हैं, तो बैंक चार्जेस, फॉर एग्जांपल हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया या कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किया, आईएमपीएस ट्रांजेक्शन किया या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जिसकी वजह से बैंक चार्जेस लगे हुए, या कोई चेक बाउंस हो गया उसकी वजह से बैंक चार्जेस लगे हुए हैं, तो ये सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पर कवर होते हैं। हमने कोई पर्टिकुलर लोन लिया था और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। हाँ, ये प्रोडक्ट का सेल नहीं है, असेट, कोई असेट, हमारे पास फर्नीचर पुराना हो गया था या हमारा एसी पुराना हो गया है या कोई भी पर्टिकुलर असेट है, उसे हमने सेल किया और हमें प्रॉफिट हुआ। आपको याद आता है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, हम जो कोई पर्टिकुलर असेट सेल करते थे तो उस पर प्रॉफिट या लॉस डिराइव करते थे, और वो प्रॉफिट और लॉस एट द एंड हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वही चीज है, यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट वगैरह में, या कोई हम लोग ने एफडी वगैरह करके रखा है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमने गुड्स विड्रॉ किया था या कैश विड्रॉ किया था, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेट लॉस, ये नेट लॉस क्या है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में हमें नेट लॉस मिलता है। ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था या ग्रॉस लॉस मिला था, उसके ट्रांसफर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के ट्रांसफर। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो आप उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में शिफ्ट करते हो। कहाँ शिफ्ट करते हो? क्रेडिट साइड में। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस लॉस मिला तो उसे हम शिफ्ट करते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। एक एक करके आगे के जो ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं। सैलरीज, सैलरी हम कहाँ पे करते हैं? ऑफिस में। ये आपको दोनों वर्ड साथ में दिया है, सैलरी एंड वेजेस। आपको चेक करना है पहला वर्ड कौन सा है, सैलरी है या वेजेस। अगर वेजेस पहला वर्ड होता तो मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता, लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ड पहले है? सैलरी, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये कैसा वेजेस है? अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब अगर सिर्फ वेजेस होता तो मैं इसे ट्रेडिंग में लिखता था, बट अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब ये ऐसा वेजेस है जो प्रोडक्शन के काम नहीं आ रहा है। किसके काम नहीं आ रहा है? प्रोडक्शन के। फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग में कोई रिपेयरिंग का वर्क था और वो जो रिपेयर करने वाला पर्सन है
वो अपना डेली के हिसाब से वेजेस लेता है। वो बोलता है साहब 3 दिन का काम है और 3 दिन के मैं इतने रुपए लूंगा, तो आप उसको वेजेस पे कर रहे हो। लेकिन क्या ये आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है? नहीं, आपके ये ऑफिस में कोई सपोज कोई पर्टिकुलर वायर रिपेयरिंग का या फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करने आया है, उसका आप वेजेस पे कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस से रिलेटेड जो कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आएगा, या कोई जर्नल एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल दो, अदर एक्सपेंसेस बोल दो, सब इधर आएगा। ठीक है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट आपको कोई मिला है, या आपको कोई डिस्काउंट मिला है, या आपको कहीं पे कमीशन मिला है, या आपने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था वहां से डिविडेंड मिला है। ठीक है ना। या आपने कोई अपना प्लॉट है या कोई पर्टिकुलर हाउस है वो रेंट पे दिया था, तो वो रेंट आपको मिला हुआ है, या कोई भी आपको अदर इनकम जनरेट हो रहा है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कहीं का आपने रेंट पे किया है, आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इंश्योरेंस के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, अब ये कौन सा इंश्योरेंस है? फैक्ट्री का नहीं है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, ये ऑफिस का इंश्योरेंस आपने निकाल के रखा है। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब आप ध्यान देंगे कि जो ट्रेड एक्सपेंस है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है। तो इसके ऊपर एक अलग से अंडरस्टैंडिंग हमें रखना पड़ेगा कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेड एक्सपेंस दिया होता है और वहां पर अदर एक्सपेंसेस ना हो, व्हाट डज इट मीन? सपोज जब हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूं टीबी, और यहां पर आपको एक आइटम मिलता है ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है ना। और इसके अलावा इस ट्रायल बैलेंस में ना आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मिलता है, ना आपको अदर एक्सपेंसेस मिलता है, ना आपको सन्ड्री एक्सपेंस मिलता है। ये सारे एक्सपेंस आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। जर्नल एक्सपेंस भी आप काउंट कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस आपको उसमें नहीं मिलते हैं। सिर्फ क्या मिल रहा है? ट्रेड एक्सपेंस। तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब में से कोई एक्सपेंस नहीं है। तो इसे कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ में मिसलेनियस एक्सपेंस हो, या अदर एक्सपेंस हो, या सन्ड्री एक्सपेंस हो, या जर्नल एक्सपेंस हो, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ट्रेड एक्सपेंस को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, है ना। इसका ट्रीटमेंट ऐसा है। तो आप समझिए कि ट्रेड एक्सपेंस के ये सब सौतन है। कौन है सौतन? सौतन मालूम है ना, सेकंड वाइफ, हस्बैंड की सेकंड वाइफ। तो जहां पे सौतन रहेगी वहां पर फर्स्ट वाइफ नहीं रहेगी। तो अगर फर्स्ट वाइफ अकेली है, कौन? ट्रेड एक्सपेंस, तो वो कहां जाएगा? कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इफ शी इज अलोन। लेकिन अगर उसकी सौतन में से कोई भी है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस है, तो सौतन है, तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला घर छोड़कर कहां चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। गेटिंग इट? सो लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेड एक्सपेंस वंस अगेन। अगर आपको ट्रेड एक्सपेंस का आइटम दिया हुआ है, ठीक है ना, ट्रेड एक्सपेंस अगर आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, कहां पर दिया हुआ है? क्योंकि हम अपना फाइनल अकाउंट कहां से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट साइड में दिया है टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, देखिए ट्रेड एक्सपेंस अगर अकेला है, अकेला है मतलब इसमें क्या क्या नहीं है? इसमें कहीं पर भी सन्ड्री एक्सपेंस नहीं है,
ये इसके सौतन है। हाँ, एक तलवार अगर है तो उसके लिए एक मयान होता है, मालूम है ना। जब भी कोई आपने देखा होगा स्वॉर्ड होता है, तो स्वॉर्ड का एक मयान होता है। मयान मतलब जिसमें स्वॉर्ड रखा जाता है। तो एक कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती, है ना। ये मयान है, एक कवर हो जाता है तलवार का, ठीक है, स्वॉर्ड का। तो वैसे ही अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है तो उसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, उसको हम लेकर के जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन उसके साथ में अगर सन्ड्री एक्सपेंस दिया हो या जनरल एक्सपेंस दिया हो या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हो, कोई भी एक आइटम इन सब में से अदर एक्सपेंस दिया हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की बारी इनकी होती है, ठीक है, डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट अपना घर बदल के ट्रेड एक्सपेंस अपना घर बदल के क्या कर लेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो जहां पर ये रहेंगे वहां पर ट्रेड एक्सपेंस नहीं होगा, कंसीडर किया जाएगा कि वो डायरेक्ट इन नेचर है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता दें कि ट्रेड एक्सपेंस अगर अकेला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसके साथ में ये कोई भी आइटम दिखाई देता है, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, तो फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में आना पड़ेगा। व्हाट नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, हमने कोई डिस्काउंट अगर दिया है वाइल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई टैक्स लगता है वो हमें यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरियज आउटवर्ड, है ना, सेल सेल करते समय अगर हमने कोई कैरियज पे किया है ना, गुड्स कभी कभी हमें होम डिलीवरी करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए हमें कोई एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ता है, तो वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में मेंशन करना है। पैकिंग चार्जेस है, कन्वेयंस है। कन्वेयंस क्या होता है, कन्वेंस का मतलब होता है हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक जाते हैं, उसका हम रीइंबर्समेंट करते हैं ना। कभी कभी देखो रेलवे का पास निकाल करके दे दिया, मेट्रो का पास निकाल करके दे दिया कंपनी वालों ने कि आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जो भी आपका खर्चा होता है वो कंपनी बेयर करेगी, उसे हम बोलते हैं कन्वेयंस, ठीक है। नेक्स्ट है बेड डेट से रिलेटेड, इसका ट्रीटमेंट हम अलग से देखेंगे, क्या होता है कैसे होता है, इसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन में रखूंगा। फिर बात करते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की। प्रोविडेंट फंड आपने भी कई बार सुना है, आपके पेरेंट्स से, मुझसे सुना होगा कि कंपनी में जब कोई काम करता है तो हर महीने उसके सैलरी में से एक फंड डिडक्ट होता है जिसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड, और वो प्रोविडेंट फंड जमा होता है ना। तो जितना उसके सैलरी में से डिडक्ट होता है उतना ही एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है, उतना कंट्रीब्यूशन वो भी करता है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, तो इसे डेबिट में लिखा जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करना है वो भी डेबिट होगा। पार्टनर या ओनर को कोई कमीशन देना है, ओनर से अगर लोन लिया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो ये सारी चीजें डेबिट होंगी। और जब टोटल क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डिस्कस किया।
तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है पेज नंबर 277 पे, ये अब आपको एक एक करके हर एक आइटम देखकर बाय हार्ट करना है। और ये सारे के सारे आइटम इनडायरेक्ट इन नेचर है। क्या है? इनडायरेक्ट इन नेचर, सब इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? ये ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक है, ये सेल्स से रिलेटेड है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह। ये फाइनेंस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो सारे आइटम्स हमने एक एक करके कवर किए। कुछ चीजें हैं जो मैंने बात के लिए छोड़ रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, देन बेड डेट्स। ये पूरा जो बेड डेट्स का ट्रीटमेंट है इसको हम अलग से देखेंगे कि किस तरीके से इसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसको आइए समझ लेते हैं। लॉस बाय फायर, अगर आपके यहाँ पर आपके गोडाउन में, शोरूम में फायर अकर हो गया और कुछ लॉस होता है जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला था, या उस इंश्योरेंस के पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो आपका लॉस है। ऐसा अगर लॉस हो गया तो आप लॉस बाय फायर यहाँ पर लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपके यहाँ पर चोरी हो गई और उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया जिसका आपको इंश्योरेंस के थ्रू पैसा नहीं मिलने वाला है, तो वो लॉस बाय थेफ्ट आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके का लॉस हमें मेंशन करना होता है। अब आइए बात करते हैं रिगार्डिंग बैड डेट्स। किसकी बात करते हैं? बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स का मतलब होता है हमारा जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि अब वो हमारे पैसे देने वाला नहीं है, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। है ना, डेट का मतलब होता है उधारी। तो ऐसी उधारी जो खराब हो गई है, खराब होने का मतलब अब हमें उसके पैसे मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारा जो डेटर है उसने मन बना लिया है कि अब वो हमें पैसे नहीं देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स तो बात समझ में आती है, बट यहाँ पर ये क्या लिखा है? ओल्ड, फिर उसके बाद न्यू, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, ये सारी चीजें क्या है? तो आइए इसको समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस में आपको जो आइटम दिया होता है उसे हम कहते हैं ओल्ड आइटम। क्या कहते हैं? ओल्ड आइटम। तो मेरे साथ में रिपीट कीजिए। ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम, एडजस्टमेंट आइटम न्यू आइटम। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आइटम कौन सा आइटम? न्यू आइटम, सॉरी ओल्ड आइटम। जो ट्रायल बैलेंस में आपको आइटम दिया हुआ है वो ओल्ड आइटम है, और जो आइटम आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता है, जो आपको बाद में पता चलता है, उसे हम न्यू कहते हैं। ठीक है, तो अगर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आप उसे क्या कहेंगे? ओल्ड बैड डेट्स। इसे हम शॉर्ट में ओबीडी भी लिखते हैं, ओल्ड बैड डेट्स। और अगर आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया है तो हम उसे कहते हैं न्यू बैड डेट्स। क्या कहते हैं? न्यू बैड डेट्स। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है? जो ओल्ड बैड डेट्स दिया हुआ है उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, तो जो न्यू होते हैं हम उसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू बैड डेट्स हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सर ये आरडीडी क्या होता है? आरडीडी होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट।
इसका ये फुल फॉर्म है RDD। तो ये हम एक रिजर्व मेंटेन करते हैं, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है कि अगर कोई लॉस आपको दूर से दिखाई दे उसे आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो कुछ डेटर ऐसे हैं जिनके पास हम बार बार विजिट करते हैं, है ना, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं तकादा, है ना, बार बार अपने पैसे को मांगना, उसे क्या बोलते हैं, तकादा करना। तो बार बार आप पैसे मांग रहे हो लेकिन वो डेटर जो है वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, वो ना नहीं बोल रहा है, 1 हफ्ते के बाद देता हूँ, 1 महीने के बाद देता हूँ, नेक्स्ट मंथ में किसी से पैसे आने वाले हैं वो आपको दे दूंगा, ऐसा वो बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। ऐसा बोलते बोलते 5-6 महीने हो गए, कहीं ना कहीं से एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, आपको डाउट होने लगता है शायद ये पैसे नहीं देगा, है ना। आप वहां पर गए, उसके घर पे ताला लगा हुआ है, या वो डेटर किसी और रास्ते से घूम के चला जाता है, आपसे मिलता ही नहीं है, आप कितनी बार उसको मिलने की कोशिश करते हो, मिलता ही नहीं, या मिलता है हर बार कहीं ना कहीं क्या बोलता है कि हम पैसे बाद में देंगे। तो ऐसा जो डेटर जिसके ऊपर हमको डाउट आ गया कि शायद अब वो हमारे पैसे नहीं देगा क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा है और उसका इंटेंशन नहीं लग रहा है कि वो पैसे देने वाला है, तो कंसीडर दिस एज लॉस। तो उसके लिए पहले से आप रिजर्व मेंटेन कर लो, और यहां पर आप उसको डेबिट साइड में दिखाने का मतलब है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा लॉस है। और लास्ट ईयर का ऐसा कोई आरडीडी होगा तो उसे हमको लेस कर देना है। क्या कर देना है? लेस। क्यों लेस कर देना है? क्योंकि लास्ट ईयर का आरडीडी जो हमने सोचा था उसको हटा करके अभी न्यू आरडीडी हमको प्लेस करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का हो सकता है अनुमान हमारा सही हो ना हो, है कि नहीं। तो लास्ट ईयर का आरडीडी हम लेस करेंगे और न्यू ईयर का जो आरडीडी है उसे हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाता है? ओल्ड बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी, लीव अ लाइन, लेस ओल्ड आरडीडी। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ओके, तो बैड डेट्स अभी क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमको लिखना है। एक और आइटम है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमने देखा था कि हर ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको याद होगा डेबिट साइड में हम डेप्रिसिएशन को पहले नोट करते थे और क्रेडिट साइड में हम उसको ट्रांसफर कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहां पर वो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन आ गया, चाहे वो लैंड बिल्डिंग का हो, प्लांट एंड मशीनरी का हो, फर्नीचर का हो, या किसी भी असेट का डेप्रिसिएशन है वो हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। गेटिंग इट? तो इसी तरीके से देखिए डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, मालूम पड़ता है कि जहां पर हमने वो सीखा था वो यहां पर आकर के कनेक्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पर हम डेप्रिसिएशन को शिफ्ट करते हैं, और ये तीनों का टोटल यहां पर आउटर कॉलम में आ जाएगा। ओके, नाउ टेक दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स। सबसे पहले आपको ये पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप का नाम दे दिया, किसका है ये? बुक्स ऑफ अकाउंट राजू एंड सन्स, उसका ट्रायल बैलेंस है। You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2018। ये ईयर आपको याद रखना है, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इससे पता चलता है हमारा क्लोजिंग कब होने वाला है। तो आज के दिन, दैट मींस 31st मार्च 2018 के दिन हम ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे बैलेंस शीट के जो फिगर्स होंगे वो मिसिंग होंगे, बट ठीक है, ये हमारे लिए प्रैक्टिस है। तो डेबिट साइड के क्या क्या बैलेंस दिए देखो। सबसे पहला है वेजेस। वेजेस आपको याद आता है हम कहां पे करते हैं? फैक्ट्री में पे करते हैं। तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड।
परचेसेस, रॉ मटेरियल वगैरह आप परचेस कर रहे हैं या गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। कैरिएज इनवर्ड, इनवर्ड किस पे होता है, परचेसेस पे होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। अब एक बात ध्यान रख लीजिए, मैक्सिमम 99% केसेस में जो डेबिट का आइटम है ना वो डेबिट साइड ही जाएगा, 99%, है ना। सिर्फ इसमें अपवाद क्या है, रिटर्न्स जो होता है ना, रिटर्न्स ये हमें माइनस करने दूसरे साइड में लेकर के जाना पड़ता है। अदरवाइज ये जितने भी डेबिट साइड के आप आइटम देखोगे सबका सब कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करना है, लेस फ्रॉम सेल्स। अब ये सीधी सी बात है, सेल्स कहां होता है, क्रेडिट साइड में होता है, तो सिर्फ ये एक आइटम है जो होता तो डेबिट साइड है बट हमें लेकर के जाना कहां पर है, क्रेडिट साइड में। बाकी सारी चीजें कहां जाएंगी, डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। सैलरी, सैलरी किसे पे करते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉय को पे किया जाता है, तो ऑफिस का खर्चा है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। रॉयल्टी हम प्रोडक्शन पे करते हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, अब ये रेंट हम किसका रेंट समझेंगे, अगर फैक्ट्री का होता तो उन्होंने लिखा होता फैक्ट्री रेंट, बट इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, तो ये किसका है, ऑफिस का रेंट है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। बेड डेट्स, बेड डेट्स कौन सा बेड डेट्स याद आता है, ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम, तो ये ओल्ड बेड डेट्स है, और ओल्ड बेड डेट्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में आएगा, ओल्ड बेड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। कैरिएज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब हमने सेल करने के समय ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया, कैरिंग चार्जेस पे किया, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट सेल से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ किया सेल करने के समय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। इंश्योरेंस, अगर ये फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो लिखा होता फैक्ट्री इंश्योरेंस, बट सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, दैट मींस ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। फैक्ट्री रेंट देखो क्लियरली मेंशन किया है, फैक्ट्री का रेंट है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। कमीशन पेड, पेड एक्सपेंडिचर है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसी तरीके से क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। अब क्रेडिट साइड के सारे आइटम 99% कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में, एक्सेप्ट रिटर्न्स। अब जो रिटर्न्स है, परचेस रिटर्न तो लेस फ्रॉम परचेसेस, लेस फ्रॉम परचेसेस, तो परचेस तो डेबिट में होता है तो डेबिट में से इसे लेस किया जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, डायरेक्ट इनकम। कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। रेंट रिसीव्ड, अब रेंट आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स को हमने पहले बाइफरगेट कर दिया कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो भी डेबिट के आइटम थे और जो भी क्रेडिट के आइटम थे, हम उसका अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करेंगे और लास्ट में उसको क्लोज करेंगे। तो देखिए एक एक करके, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आ गया, हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर हमने लिखा परचेसेस, उसमें से लेस किया परचेस रिटर्न, वेजेस लिखा, कैरेज लिखा, रॉयल्टी लिखा, फैक्ट्री रेंट लिखा, और फिर हमने लिखा सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया, और फिर लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक। इतना लिखने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, है ना। हमने ये दोनों का टोटल लिया और इन दोनों का टोटल है 2,04,950।
अब इसमें से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, ये टोटल को हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो फिगर बचता है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और उस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मिलने पर, ये डेबिट साइड में मिला है तो हम इसे क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे। कहां शिफ्ट करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। देखिए यहां पर आ गया, तो 89,020 रुपीज ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिला। हमने ये बैलेंस यहां पर शिफ्ट किया। क्या लिखा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अगर ये लॉस होता तो हम यहां लिखते थे डेबिट साइड में, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, बट यहां पर प्रॉफिट है इसके लिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो जो आइटम हमने मार्क किए थे उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है ना, और क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा? कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम आ गया। विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर। तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,20,620, हमने दोनों साइड में लिखा, और डेबिट का जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उससे हमने लेस कर दिया। अब ये जो हमें मिला है ये है नेट प्रॉफिट। क्या ये? नेट प्रॉफिट। और इसका हम क्या करेंगे? हमारा जो कैपिटल था, कैपिटल में इसे ऐड कर दिया जाएगा, है ना। कैपिटल जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं उसमें इसे ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम को देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट में जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं उसमें क्या क्या आता है, एक एक करके पूरा फॉर्मेट देखेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आप देखेंगे लायबिलिटी साइड। विच साइड? लायबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट की दो साइड है, एक है लायबिलिटी साइड जो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और राइट हैंड साइड में आप लिखते हैं असेट। तो ध्यान रखिए, इसको स्विच नहीं करना है कभी आपको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? असेट। ठीक है ना, असेट मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, और इसमें सबसे पहला आइटम आ गया कैपिटल का। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों दिया हुआ है? सो आंसर इज प्रोप्राइटरी कंसेप्ट। विच कंसेप्ट? प्रोप्राइटरी कंसेप्ट। यहां पर ओनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सेपरेट। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ओनर ने बिजनेस को क्या दिया? पैसे दिए बिजनेस रन करने के लिए। जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा, जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो बिजनेस अपने ओनर को सारे पैसे रिटर्न करेगा, या जो भी कुछ उसके पास बचा है वो रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो इसको एंटिटी कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट, जहां पर बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी के जैसा देखा जाता है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी के टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस जब बंद होगा तब हमें ये कैपिटल रिटर्न करना है ओनर को। किसको रिटर्न करना है? ओनर को। ठीक है ना। अच्छा, अब जो नेट प्रॉफिट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला था, हम उसे यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिला, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। प्रॉफिट एंड लॉस से हमको नेट प्रॉफिट मिला, अब वहां से हम यहां पर उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हमें कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कैपिटल पे, तो कैपिटल बढ़ेगा तो ऐड होगा। अगर हमने कोई ड्राइंग किया हुआ है तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है, रिड्यूस होता है ना। हम गुड्स और कैश विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से, तो कैपिटल कम हो गया, तो हमें क्या करना है? उसे लेस करना है। अगर हमें कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ा ड्राइंग पे, तो उसे भी हम कैपिटल में से लेस करेंगे। अगर हमें लॉस हो गया है ना, प्रॉफिट हुआ तो हमने ऐड किया था, तो लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? लेस। ठीक है, बैंक से अगर हमने लोन लिया है तो लायबिलिटी साइड आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया,
बैंक माइनस फिगर में दिख रहा है, माइनस बैलेंस में दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप की लायबिलिटी है, पैसे रिटर्न करने। सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे जो क्रेडिटर हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, जिनसे हमने गुड्स परचेस किया है, उन्हें पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, बहुत सारे बिल्स पेंडिंग है जिनका हमको भुगतान करना है, तो वो भी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे किसी एम्प्लॉय का सैलरी देना बाकी है, कहीं पर्टिकुलर कोई स्टेशनरी वगैरह का एक्सपेंडिचर पेंडिंग है, किसी का रेंट पे करना बाकी है ना, तो जो भी एक्सपेंडिचर पेंडिंग है वो यहाँ पर लायबिलिटी में आएगा। प्री रिसीव्ड इनकम स्टार मार्क करते हैं, इसको समझना जरूरी है। कहीं से भी अगर हमें एडवांस में कोई इनकम मिल गया तो वो हमारा इस साल का इनकम नहीं है, एडवांस मिला है ना, वो हमें एडवांस में मिल गया, तो हम उसे इस साल का इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, लायबिलिटी कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा बुक स्टोर है, कोई स्टूडेंट आया बोला कि सर हमें 12th का बुक दीजिए, हमने बोला नहीं है, मंगाना पड़ेगा, अगर आप हमें एडवांस देते हो तो हम मंगाते हैं, तो उसने हमें 100 रुपीज एडवांस में दिया। हमने उसकी बुक सर्च की, वो नहीं मिली, तो क्या 100 रुपीज हमारा हो गया? नहीं, है ना। जब हमें वो बुक हम नहीं दे पाए, हम वो सर्विस नहीं दे पाए, तो हमें ये पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, है ना। तो प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा अगर आपको दिया है तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। अब हम राइट साइड में देखते हैं एसेट। आपके पास प्रॉपर्टी में कैश इन हैंड, मतलब आपके पास घर पर या आपके बिजनेस में काउंटर में कितना कैश है, बैंक में कितना कैश है, बिल्स रिसीवेबल जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, सन्ड्री डेटर जो आपके कस्टमर आपको पैसे देने वाले हैं, गुडविल आपके बिजनेस का नाम है जिसका मार्केट वैल्यू है, वो गुडविल है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें क्या है? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी पे नहीं करना था लेकिन आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रेंट जो है, रेंट आपको पे करना था 12 मंथ्स का, आपने पे कर दिया 15 मंथ्स का, है ना, तो आपने 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है, तो ये 3 मंथ्स का क्या होगा? प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, ठीक है, तो इसको भी एसेट में कंसीडर करेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई इनकम आना बाकी है, कोई इनकम आना बाकी है, तो वो भी हमारे लिए एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो स्टॉक बच गया है, वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आ रहा है, एक आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और दूसरा आता है एसेट साइड में, है कि नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह पर इफेक्ट दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर दो दो आइटम जो लिखे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये प्लांट क्या है? तो ऐसी मशीनरी जो एक जगह पर फिक्स हो गई है, आप उसे फिर एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते, उसे हम कहते हैं प्लांट। क्या कहते हैं? प्लांट, है ना। सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सचर बोला जाता है, तो ऐसा फर्नीचर जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेबल है, चेयर है, हम यहां से हटा करके कहीं और रख सकते हैं, तो इसे कहा जाता है फर्नीचर। बट जैसे देखिए ये बुक शेल्फ है ना, ये वुडन बना हुआ है, तो ये भी फर्नीचर है, लेकिन इसको क्या मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ? तो मुझे पूरा निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक वॉल में इसको फिक्स कर दिया है, तो इसे मैं इजीली रिमूव नहीं कर सकता, मुझे कारपेंटर बुलाना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, दूसरी जगह फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं फिक्सचर, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है। तो ये समझ में आ गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन और उस पर खड़ी की हुई स्ट्रक्चर को बिल्डिंग कहा जाता है, तो ये किसका पार्ट हो गए? एसेट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम देख लिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको आगे अच्छे से ये पर्टिकुलर चैप्टर समझना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका काफी रिवीजन करना पड़ेगा। कौन सा आइटम कहां पर आता है ये देख करके ही तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो रिवाइज करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।